नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। आप जुड़ चुके हैं द्रोणादय विजन यूट्यूब चैनल से। हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट। आने वाले जो एग्जाम है आपके एनटीपीसी का एग्जाम है, आरआरबी का एग्जाम है, तो उसके लिए हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं। पिछली क्लासेस जिसने नहीं देखी हैं वो क्लासेस जाके देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो सारी क्लासेस सीक्वेंस में आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है। इस प्रैक्टिस सेट में जो भी प्रैक्टिस सेट हमारे चल रहे हैं, ये ठीक 8 बजे चलती है क्लास। मंडे टू सैटरडे रेगुलर होती है। तो हम करीब 70 क्लासेस कर चुके हैं, है ना। आधा आधा घंटे की ये क्लासेस होती हैं, करीब 70 क्लासेस हो गई हैं। तो पीछे की क्लासेस में जो भी चीजें मिस हुई हैं किसी स्टूडेंट की, वो जाके देख सकता है वहां पे। और ये प्रैक्टिस सेट पिछले साल में पूछे गए प्रश्न पत्रों पर ही आधारित हैं, तो बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में हो तो PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पता होना आवश्यक है आपको, कि किस टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं हम आज की क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। भारतीय संसद का निम्नलिखित में से कौन सा एक हिस्सा नहीं है। अब संसद कई कई चीजों से मिलकर बनी होती है, संसद, है ना। तो संसद 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति राष्ट्रपति अभिन्न अंग होता है संसद का, और लोकसभा, लोकसभा, और उसके बाद राज्यसभा। ठीक है, उसके बाद राज्यसभा। तो इन 3 से मिलकर जो है भारत की संसद बनी होती है। इन 3 से मिलकर भारत की संसद बनी होती है। ऐसा कहां लिखा गया है? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा लिखा गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में। कहां लिखा गया है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में ऐसा लिखा गया है कि भारत की संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इन 3 से मिलकर बनी होगी। तो ये 2 हाउस हो गए, 2 सदन हो गए संसद के, लोकसभा और राज्यसभा, और राष्ट्रपति जो है अभिन्न अंग है। कोई भी बिल आता है, कोई भी विधेयक आता है, तो लोकसभा और राज्यसभा में पास होता है, फिर उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है सिग्नेचर के लिए। राष्ट्रपति जब सिग्नेचर कर देते हैं तो वो बिल फिर एक्ट बन जाता है, यानी कि वो विधेयक अधिनियम बन जाता है, यानी कि कानून बन जाता है। तो देखो कौन सा हिस्सा नहीं है संसद का? लोकसभा तो हिस्सा है, वहां देखिए, राज्यसभा भी हिस्सा है, राष्ट्रपति भी हिस्सा है, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट संसद का हिस्सा नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट संसद का हिस्सा नहीं होता है। संसद 3 से मिलकर बनी होती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। याद रहेगा, ठीक है, क्लियर। और भारत में संसदीय व्यवस्था फॉलो की जाती है। भारत में संसदीय व्यवस्था, भारत में संसदीय व्यवस्था यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो किया जाता है। ये सिस्टम हमने कहां से? ब्रिटेन से कॉपी किया है। कहां से लिया है? ब्रिटेन से कॉपी किया है, ये ध्यान देंगे आप। ठीक, आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने। हाउ मेनी मेंबर्स कैन द प्रेसिडेंट नॉमिनेट टू द राज्यसभा। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को नामित कर, मनोनीत करता है, नॉमिनेट करता है। नॉमिनेट करने का मतलब ये है वो बिना चुनाव लड़े ही राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, तो भारत में जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है। कितने लोगों को? 12 लोगों को मनोनीत करता है, यानी कि नॉमिनेट करता है। ये जो 12 लोग हैं, ये जो 12 लोग हैं, ये 12 लोग आपके निम्नलिखित क्षेत्र से हो सकते हैं। कौन से? कला, कला यानी कि आर्ट, आर्ट्स। दूसरा साहित्य, साहित्य यानी कि लिटरेचर, लिटरेचर फील्ड से हो सकते हैं। तीसरा विज्ञान, विज्ञान यानी कि साइंस,
साइंस फील्ड से भी हो सकते हैं। फोर्थ वन इज समाज सेवा, समाज सेवा यानी कि सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर। इन चारों में से किसी भी फील्ड से हो सकते हैं वो 12 लोग जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा में। ठीक है, क्लियर। अब हाल ही में किसे मनोनीत किया गया इन 12 लोगों में? तो वो है सुधा मूर्ति। कौन है? सुधा मूर्ति। ये जो है आर्ट, ये सोशल वेलफेयर फील्ड से आती हैं, समाज सेवा फील्ड से आती हैं, और सबसे लेटेस्ट यही मेंबर हैं राज्यसभा में इन 12 लोगों में जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया गया है। ठीक है, वैसे आपको बता दूं ये सुधा मूर्ति है कौन? तो सुधा मूर्ति जो है इन्फोसिस जो कंपनी है, इन्फोसिस जो आईटी कंपनी है, उसके जो मालिक हैं नारायण मूर्ति, उसके जो ओनर हैं नारायण मूर्ति, तो नारायण मूर्ति की वाइफ है ये, है ना, नारायण मूर्ति की वाइफ है। ठीक है, और आपको याद होगा जब इंडिया में हाल ही के दिनों में G20 सम्मेलन हुआ था दिल्ली में, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आए थे वहां, ब्रिटेन के पीएम आए थे, क्या नाम था? ऋषि सुनक। ब्रिटेन के पीएम का नाम क्या था? ऋषि सुनक। हालांकि अब पीएम चेंज हो गए हैं, तब ऋषि सुनक थे। तो ऋषि सुनक जो है कौन है? इन्हीं के दामाद हैं, यानी कि इनकी लड़की की शादी ऋषि सुनक के साथ हुई है। ठीक है, चलो आगे हम बात करें। व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ द लोकसभा? लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो अधिकतम कार्यकाल लोकसभा का होता है 5 साल। अधिकतम कार्यकाल कितना होगा? 5 साल। लेकिन ये 5 साल जरूरी नहीं है कि 5 साल लोकसभा चले। ठीक है, तो 5 साल माना गया है, 5 साल माना गया है लोकसभा का कार्यकाल, जबकि आपातकाल के समय यानी कि जब इमरजेंसी लगी हुई हो, आर्टिकल 352 के तहत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ हो, तो आपातकाल के समय 1 साल, एक बार में 1 साल कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, 5 से 6 भी हो जाता है, इमरजेंसी के टाइम पे हुआ। और हां, जब आपातकाल खत्म हो जाए, तो 6 महीने से ज्यादा कार्यकाल नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये 5 साल कार्यकाल माना गया है, लेकिन कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। और क्या? समय से पहले, यानी कि 5 साल से पहले, समय से पहले भी राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकते हैं। विघटित यानी कि डिसॉल्व कर सकते हैं 5 साल से पहले। ऐसा कब होगा? जब बहुमत कम हो जाए, पार्टी का बहुमत कम हो जाए, यानी कि जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी का बहुमत कम हो जाए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जिसका बहुमत कम हो गया है, वो राष्ट्रपति को रिकमेंड करेगी, सिफारिश करेगी, तो राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पहले भी भंग कर देंगे। फिर दोबारा चुनाव होंगे, दोबारा से लोकसभा के, याद रहेगा। चलो, Who presides over the joint session of parliament? पार्लियामेंट का जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? पार्लियामेंट का जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो ध्यान दीजिए, हम यहां बात कर रहे हैं जॉइंट सिटिंग की। हम यहां बात कर रहे हैं किसकी? जॉइंट सिटिंग, यानी कि संयुक्त बैठक। अब इसे संयुक्त बैठक कह रहे हैं, यानी कि
दो हाउसेस की एक साथ जब बैठक होती है, यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्यों को एक साथ बुलाया जाए। वैसे तो लोकसभा राज्यसभा अलग अलग काम करती हैं, लेकिन ज्वाइंट सिटिंग जब होती है तो लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों को दोनों को एक साथ बुलाया जाता है। और ज्वाइंट सिटिंग से संबंधित प्रावधान कहां पर है? ज्वाइंट सिटिंग से संबंधित प्रावधान आपका आर्टिकल 108 में है। आर्टिकल 108 में है। आर्टिकल 108 के अनुसार राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाएंगे। संयुक्त बैठक बुलाने की जो पावर है वो किसके पास है? राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। लेकिन जब संयुक्त बैठक आ जाएगी, यानी कि दोनों हाउसेस की संयुक्त बैठक स्टार्ट होगी, तब उसके संयुक्त बैठक के अध्यक्ष कौन होंगे? अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर ही संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो वही सवाल पूछा है, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ये याद रखना है आपको। ज्वाइंट सिटिंग क्यों बुलाई जाती है? मान लीजिए लोकसभा में बिल पास हो गया, लेकिन जब राज्यसभा में गया तो राज्यसभा ने पास नहीं किया, और इस चीज को लेकर इन दोनों हाउस में विवाद उत्पन्न हो गया, डिस्प्यूट अराइज हो गया। तो इस विवाद को सुलझाने के लिए ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है संविधान में। संयुक्त बैठक का प्रावधान है आर्टिकल 108 के जरिए। क्लियर? तो अब एक सवाल ये आता है कि सर क्या कोई भी बिल हो उसमें अगर विवाद उत्पन्न हो जाता है तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है? नहीं, सभी बिल के लिए नहीं। ध्यान रखना, ज्वाइंट सिटिंग किस किस के लिए नहीं बुलाई जा सकती? एक तो संविधान संशोधन बिल, संविधान संशोधन विधेयक। अगर कोई विधेयक ऐसा है जो संविधान में संशोधन से संबंधित है, उसके लिए ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जाएगी। और धन विधेयक के लिए ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जाएगी। मनी बिल अगर अटक गया है तो ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, सभी ऑर्डिनरी बिल्स के लिए ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है, लेकिन संविधान संशोधन बिल यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड ऑल्सो फॉर मनी बिल देयर इज नो प्रोविजंस ऑफ ज्वाइंट सिटिंग फॉर मनी बिल। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये भूलना नहीं है। आगे देखिए, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा? तो बिल्कुल सही बात है, 25 साल। 25 साल का व्यक्ति कम से कम होना चाहिए, वही लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है और लोकसभा का मेंबर बन सकता है। ध्यान रखना, लोकसभा के मेंबर को कहते हैं सांसद। क्या कहेंगे? सांसद, यानी कि शॉर्ट में कहेंगे एमपी, और फुल फॉर्म होता है इसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या होगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 साल की उम्र आवश्यक है। इससे पहले आप लोकसभा के सदस्य नहीं बन सकते। तो आप चाहते हैं कि टोटल जो 543 सदस्य पूरी इंडिया से चुनकर आते हैं लोकसभा के, उनमें आपको एक सदस्य बनना है, तो आपकी उम्र जो है 25 साल से ऊपर होना चाहिए, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया। तो ये आंसर हो जाएगा इसका बी, 25 ईयर्स। ठीक, 25 ईयर्स। और ध्यान रखेंगे, लोकसभा के कई अन्य नाम हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग। लोकसभा जो हाउस है, इसी को हम अस्थाई सदन भी कहते हैं। इसी को हम अस्थाई सदन भी कहते हैं, है ना, यानी कि टेम्परेरी हाउस। और इसी को हम निम्न सदन भी कहते हैं, निम्न सदन, यानी कि लोअर हाउस भी हम इसे ही कहते हैं। ठीक है, और आम जनता का सदन, आम सदन यानी कि हाउस ऑफ कॉमन भी इसको कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन पीपल, हाउस ऑफ कॉमन पीपल भी इसको कहते हैं। तो ये भूलना नहीं है, आपको याद रखेंगे।
आगे देखिए, हु हैज द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो अभी पिछले क्वेश्चन में आपको हिंट मिल गई होगी, लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। आप जानते हैं लोकसभा का जो कार्यकाल है, लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल है ना, 5 साल के लिए हम चुनते हैं। 5 साल पूरे होने पर जो मंत्री परिषद है, यानी कि जो सरकार, प्रधानमंत्री के साथ जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद क्या करेगी? सिफारिश करेगी, सिफारिश यानी कि रिकमेंड करेगी राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति फिर लोकसभा को डिसॉल्व कर देंगे। अच्छा, मंत्री परिषद ऐसा क्यों कर रही है भाई? उन्हें तो अच्छा है कि लोकसभा चलती रहे? नहीं, संविधान में लिखा हुआ है कि 5 साल पूरे होने पर मंत्री परिषद राष्ट्रपति से कहेगी कि इस लोकसभा को डिसॉल्व कर दो, विघटित कर दो, ताकि दोबारा से फिर चुनाव हो सके, क्योंकि 5 साल पूरे हो गए हैं। लोकसभा के चुनाव हर 5 साल में होते हैं, लोकसभा के चुनाव हर 5 साल में होते हैं। लेकिन अगर लोकसभा समय से पहले विघटित हो जाती है, समय से पहले भंग हो जाती है, तो चुनाव 5 साल से पहले भी हो सकते हैं। समझ रहे हैं? और आपातकाल के समय अगर लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल किया जा सकता है, 1 साल बढ़ाया जा सकता है एक बार में। ठीक है, और बढ़ाना है तो फिर से 1 साल बढ़ा देंगे। समझ आ गया? तो लोकसभा को डिसॉल्व करने की शक्ति राष्ट्रपति महोदय के पास होती है, ये ध्यान रखना है। अब राष्ट्रपति को सिफारिश कर रही है मंत्री परिषद, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि जो भारत के राष्ट्रपति होंगे वो मंत्री परिषद की सलाह पर ही काम करेंगे। भारत के जो राष्ट्रपति होंगे वो मंत्री परिषद की सलाह पर ही काम करेंगे। मंत्री परिषद में टॉप रैंक के जो मंत्री होते हैं उन्हें कहते हैं कैबिनेट। तो कैबिनेट सिफारिश करती है ना, कैबिनेट मंत्री। आगे देखिए, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द राज्यसभा, राज्यसभा में कितने मेंबर हैं? 238, 250, 245, 240। देखो कितने सदस्य होते हैं राज्यसभा में, कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ये वर्तमान की बात कर रहे हैं हम। तो वर्तमान में राज्यसभा में जो सदस्य हैं वो 245 हैं। कितने हैं? 245। अगर ये पूछता अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं राज्यसभा में, तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं दोस्त 250। कितने? 250। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान की ही पूछा है इसने, वर्तमान में कितने? 245। अब इन 245 में से जो 233 हैं इनका तो होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनका होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक। और वहीं जो 12 लोग हैं ये नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। अब ये 12 के बारे में हमने डिस्कस किया अभी। ये 12 कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा इन क्षेत्रों से हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे देखिए, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर प्रपोज्ड लॉ इन पार्लियामेंट, संसद में प्रस्तावित कानून को क्या कहा जाता है? यानी कि कोई कानून बनने के लिए संसद में आया है और वो पास होगा आगे चल के लोकसभा और राज्यसभा में, तो उस कानून को कहा क्या जाता है? तो उस कानून को कहा जाता है विधेयक। क्या? बिल कहा जाता है। तो जब संसद में कोई कानून बनने के लिए आता है तो उसे बिल कहा जाता है, लेकिन जैसे ही ये बिल पारित हो जाता है, पारित इन द सेंस पास हो जाता है, पास हो जाता है और राष्ट्रपति सिग्नेचर इस पे कर देते हैं, राष्ट्रपति साइन कर देते हैं इस पे, साइन, तो फिर ये बिल क्या बन जाता है? फिर ये अधिनियम बन जाता है। अधिनियम को इंग्लिश में कहते हैं एक्ट। फिर ये क्या बन जाता है? एक्ट। ठीक। तो जब कोई कानून संसद में आता है पास होने के लिए तो तब तक उसे बिल कहते हैं, बिल यानी कि विधेयक, बिल यानी कि विधेयक कहते हैं। लेकिन जैसे ही ये विधेयक
पास होकर राष्ट्रपति साइन कर दें इस पे, तो ये विधेयक फिर बन जाता है अधिनियम, एक्ट। और कानून यही होता है, कोई बिल एक्ट बन जाए तो फिर वो कानून बन गया, ये मानो आप, है ना। एक्ट का मतलब ही होता है कानून, एक्ट का मतलब ही होता है कानून, ठीक है, लॉ। याद रखना, भूलेंगे नहीं। चलो, हु एक्ट एज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो देखो भाई, आर्टिकल 64, तो जो वाइस प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट कौन, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, कौन होगा, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का चेयरमैन कहलाता है, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का चेयरमैन कहलाता है, ये ध्यान रखेंगे आप, है ना। तो उपराष्ट्रपति आंसर हो जाएगा। तो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, ये भूलेंगे नहीं आप बिल्कुल भी। क्लियर। चलो, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। निम्नलिखित में से वो कौन सा आर्टिकल है जो ये बताता है कि पार्लियामेंट में किन किन से मिलकर बनी होती है। बताओ भाई, निम्नलिखित में से वो कौन सा आर्टिकल है जो ये बताता है कि पार्लियामेंट किस किस से मिलकर बनी होती है। बता दो भाई, जल्दी से बताओ। आर्टिकल 74, आर्टिकल 80, आर्टिकल 79, आर्टिकल 76। तो ये देखो, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं, है ना। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति राज्यसभा, राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा, राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, याद रखेंगे, है ना। तो यही है आर्टिकल 79 जो ये बताता है कि भारत की जो संसद है वो 3 से मिलकर बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भूलेंगे नहीं, याद रहेगा, ठीक है। क्लियर है भाई, बता दो जल्दी से। ठीक, तो ये याद रखना है आपको, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किए आज के कुछ प्रश्न, बहुत ही बेसिक प्रश्न है और ये ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, समझ रहे हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, एसएससी, जीडी में, आरआरबी, एनटीपीसी में। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, अगर पॉलिटी में, इकोनॉमी में, हिस्ट्री में थोड़े से फैक्ट याद रखने पड़ेंगे आपको, ज्योग्राफी पूरी कॉन्सेप्ट वाली है, तो जिसके कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद हो गए हैं, कॉन्सेप्ट पता है आपको, तो उन कॉन्सेप्ट के आधार पर आप क्वेश्चन का आंसर सही कर दोगे, आप क्वेश्चन का आंसर सही कर दोगे, ये बिल्कुल याद रखिए आप, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।